गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको 10th क्लास की पोयम अ टाइगर इन द जू कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस की पोयम पढ़ाने जा रही हूँ। राइट, कुछ ग्लोसरीज हैं जो ध्यान में रखिएगा। स्टार्ट, इट मीन्स वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलने को इंग्लिश में स्टार्ट कहते हैं। राइट, ये स्टैंडर्ड मीनिंग है, ये बेसिक है। वेलवेट, वेलवेट का मतलब सॉफ्ट। लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है वेटिंग, वेटिंग इन अ हाइडिंग टू अटैक फॉर द प्रे। शिकार के लिए छिप करके जो वेट करते हैं जानवर, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्किंग। प्लम, प्लम यानी भारी भरकम शरीर वाले को हम प्लम कहते हैं, फैटी। सेल, सेल इज अ स्मॉल रूम और यू कैन से केव, पिंजरा। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है ग्रोलिंग इन अ रेन, गुस्से में दहाड़ना। राइट, दीज आर इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट मीनिंग। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट to explain the poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris। इस पोयम में फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या एक्सप्लेन किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। Here in this poem the poet compares the tiger, a tiger in a cage with a tiger in a jungle। कि यहाँ पे कवि ने एक पिंजरे में बंद शेर और जंगल के शेर में क्या अंतर है, इसी को बताया है, उसमें कंपेयर किया है। राइट, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड दैट he is tall in his vivid step, the few steps of his cage on bed of velvet quiet in his quiet race। जैसा कि आप देखे हैं कि जंगल का शेर राजा होता है, सर्कस का शेर या पिंजरे का शेर राजा नहीं होता है। वही चीज पोएट ने इसमें बताया है कि कैसे एक टाइगर जो कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पिंजरे में बंद है और धीरे धीरे, स्टाल यानी स्लोली, जैसा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, वॉक स्लोली, कि कैसे पिंजरे में बंद एक टाइगर जिसके ऊपर विविड स्टेप्स, ढेर सारी धारियां हैं। आपने देखा होगा कि टाइगर के ऊपर लाइनें बनी होती हैं। राइट, तो कैसे एक शेर, जिस धब्बेदार धारियों वाला शेर जो है पिंजरे के अंदर धीरे धीरे चलता है। राइट, फ्यू स्टेप्स, क्यों? क्योंकि पिंजरे की लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी तो होती नहीं है, तो जितनी लंबाई चौड़ाई है उतनी ही लंबाई चौड़ाई में कैसे वो फ्यू स्टेप जो है डालता है, जबकि जंगल में ऐसा नहीं होता। जंगल का जो शेर होता है वो फ्यू स्टेप वाला नहीं होता है। राइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेन, उसके जो पैर हैं, पंजा है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, गद्देदार है, मुलायम है। कैसे वो अपने सॉफ्ट पंजे से पिंजरे के अंदर जो लंबाई है, चौड़ाई है पिंजरे की, उसी अपने एक सीमा रेखा में धब्बेदार शेर जो है, धारियों वाला शेर, कैसे शांत है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा रे मतलब गुस्से में दिखता है। कैसे वो फ्यू स्टेप धीरे धीरे चलता है। In the second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। In the second stanza, the poet has described about the tiger that lives in jungle। फर्स्ट स्टैंजा में सेल्स के अंदर कोठरी मीन्स केज, सेल्स में स्मॉल रूम और यू कैन से केज। कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है एक सेल के अंदर, एक कोठरी यानी पिंजरे के अंदर
बंद टाइगर के बारे में कहा है। नाउ इन सेकंड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द टाइगर दैट लिव्स इन अ जंगल, कि जो जंगल में रहने वाला टाइगर है वो क्या करता है। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, राइट, कि कैसे वो छांव में बैठ करके कहाँ पे स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि कैसे वो बड़े बड़े घासों के बीच में छिप करके सरकता है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, कि बड़े बड़े घास के बीच में धीरे धीरे कैसे वो सरकता है। फॉर व्हाट पर्पस, he should be lurking in a shadow, वहां पे बैठ करके लर्किंग, वो वेट करता है। The tiger living in a jungle wait for his prey, वो अपने शिकार का प्रे, PRAY की बात नहीं कर रही हूँ, PREY, प्रे मीन्स शिकार। कैसे जंगल का शेर बड़े बड़े घासों के बीच में छिप कर बैठ करके वो he looks for his prey to attack, उस पे आक्रमण करने के लिए कैसे वो वेट करता है और धीरे धीरे वो सरकता है। और उसका प्रे कौन है, कौन से प्रे का वो वेट करता है। नियर द वाटर होल, जहाँ से जो जलाशय है, जो पानी का स्रोत है, जिसमें कि पानी पीने के लिए वेयर प्लम डियर पास, मोटे मोटे हिरण जो है वहां से होकर के गुजरते हैं, उस जलाशय से होकर के गुजरते हैं। किस लिए, पानी पीने के लिए। तो उस जलाशय के पास बड़ी बड़ी घासों के बीच में छिप करके टाइगर जो है अपने मोटे भारी भरकम शरीर वाले शिकार डियर का कैसे वो शिकार करने के लिए छुपकर वेट करता है। Now in third stanza, the poet has described that he should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. In the last stanza, the poet has described कि कैसे वो वर्णन करता है कि जंगल के छोर पे जो घर बसे हुए हैं, जंगल के किनारे, जंगल से सट करके, जंगल में कोई घर नहीं होता, जंगल जहाँ खत्म होता है उससे सट करके जो घर हैं, कैसे उन घरों के चारों तरफ गर्जन करते हुए, ग्रोनिंग, स्नार्लिंग की मीनिंग क्या होती है, ग्रोनिंग इन अ लाउड साउंड, कि कैसे तेज आवाज में टाइगर घरों के चारों ओर, वो घर जो जंगल के एक छोर पर बसा हुआ है, उन घरों के चारों ओर कैसे गुर्राते हुए, गर्जन करते हुए चलते हैं। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, जो पंजे हैं उनको दिखाते हुए, अपने दांतों को दिखाते हुए, सफेद चमकते दांतों को दिखाते हुए जब दहाड़ते हैं तो उनके दांत जो है दिखते हैं। कैसे वो विलेज, गांव वालों को टेरराइजिंग, डराते हुए, कैसे चारों ओर क्या करते हैं, वो टहलते हैं, गर्जन करते हुए कैसे वो टहलते हैं, ये इस स्टैंजा में बताया गया है। सॉरी, मैंने लास्ट स्टैंजा कहा है, ये थर्ड स्टैंजा है। नाउ इन द फोर्थ स्टैंजा the poet has described that but he is locked in a concrete cell, his stand behind bars, stalking the length of his gaze, ignoring visitor. जो सेकेंड एंड थर्ड पैरा है उसमें पोएट ने ये बताया है कि कैसे इस जंगल का शेर राजा होता है, किस तरह से विलेजर्स को वो दहाड़ करके डराता है, अपने तीर को गर्जन करके दिखाता है। अब वही शेर जो कि एक सेल में बंद है, एक कोठरी में बंद है, लॉक्ड है कंक्रीट से, कंक्रीट मतलब सीमेंटेड केज है जिसके अंदर, जिसकी सलाखों के अंदर, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। पोएट कह रहा है कि अब वही जंगल का राजा एक कोठरी में, सीमेंटेड कोठरी में लॉक्ड किया गया है, रेजिस्टेंस बिहाइंड बार, उसकी जो शक्ति है वो उन सलाखों के पीछे बंद है।
उन सलाखों के जो होता है, केज में क्या होते हैं, लंबी लंबी सलाखें लगी होती हैं कि कैसे उसकी शक्ति जो है, अब वो शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन है, उसकी सारी शक्तियां जो है उस बाल के पीछे, उन सलाखों के पीछे बंद हो चुकी हैं। स्टाल्किंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, जो विजिटर, जू देखा है आप लोगों ने कि जू के अंदर जो बाज के अंदर शेर बंद होते हैं, तो एट द सेम ईयर कवि कह रहा है कि वो जो बाल के अंदर शेर बंद है वो लोगों को देख रहा है, जो कभी जंगल में लोगों को देख करके दहाड़ता है, लोग भागते हैं, अब वो उन्हीं लोगों को खुद इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी शक्तियां जो है उस बाल के पीछे हैं। वो विजिटर्स को, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो उनको देखने आए हैं, उनको वो इग्नोर करता है, जैसे वो देख ही नहीं रहा है। और जो उसके केज की जो परिधि है, जो सीमा रेखा है, उसी सीमा रेखा के अंदर फ्यू स्टेप डाल करके वो चलता है, जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में कवि ने कहा है कि बहुत स्लोली स्टार्ट थी, वो बहुत ही मूव वेरी स्लोली इनसाइड द केज, राइट, कि धीरे धीरे चलता है। नाउ इन द लास्ट स्टैंजा the poet has described that he hears the last voice of at the night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. इस आखिरी पंक्ति में कहता है कवि कि अब रात हो चुकी है, आखिरी रात है, रात के समय सितारे चमक रहे हैं और उसमें जो आने जाने वाले लोगों के, आगंतुकों के जो आवाज़ है वो सुनाई देता है, उसके कानों में पड़ता है टाइगर के। द पेट्रोलिंग कार्स, जो गाड़ियाँ जाती हैं, पेट्रोलिंग मतलब गश्त करना, पेट्रोलिंग मतलब पेट्रोल, यहाँ गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं उसकी बात नहीं हुई। पेट्रोलिंग मतलब जो रात के समय जैसे पुलिस वाले पेट्रोल करते हैं, गश्त करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, तो जो गाड़ियों की जो गश्त हो रही है, जो कार गश्त कर रहे हैं, इधर से उधर जो कार जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को वो सुनता है। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी तेज, ब्रिलियंट मतलब तेज आँखों से, अपनी तेज आँखों से, क्योंकि रात का समय है, सितारों को घूरता है। स्टेयर्स मतलब गेजिंग करना, एक टकटकी लगा के ध्यान से देखना। तो नाउ नाइट है, वो रात का समय है, तो रात में सितारे हैं, तो अब रात के समय पेट्रोलिंग कार्स को वो देखता है और अपने तेज आँखों से, चमकते आँखों से वो स्टेयर करता है किसको? द ब्रिलियंट स्टार, तेज चमकते हुए सितारों को वो देखता है। नाउ दिस पोएम हैज बीन कंप्लीटेड। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।